यस प्लीज। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको कोई टोकन मिला है? आपने देखिए देखिए आराम से। बोर्ड को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपना नाम, अपना जाति, धर्म और राज्य का नाम नहीं बताना है, जिसके आधार पर हम आपका इंटरव्यू ले सकें। सर मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से कंप्लीट की है और सर उसके बाद मैंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और एमएससी मैथमेटिक्स से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कंप्लीट किया है और उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हूँ। तो 10 साल हो गए लगभग आपको, तो 10 सालों में सफलता नहीं मिली? सर मैं सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूँ और सर यूपीपीसीएस में ये मेरा 4th इंटरव्यू है। अच्छा, तो और कुछ काम नहीं किया पिछले 10 सालों में ग्रेजुएशन के बाद से? सर मैंने प्रॉपर कोई ऐसा काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत अपने जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ है। अच्छा, तो चूँकि इतने दिनों से आप इस फील्ड में लगी हुई हैं, कोई परिवार का दबाव आपके ऊपर नहीं आया कि शादी कर लीजिए, घर बसा लीजिए? सर अभी तो घर वाले काफ़ी सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपने एमएससी किया हुआ है मैथ से, और पब्लिक एड रखा हुआ है, तो आपने मैथ से पब्लिक एड की तरफ शिफ्ट क्यों किया? सर मैंने मैथमेटिक्स मेरा पहले ऑप्शनल था, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं जीएस पे उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो फिर मुझे मैंने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे रुचिकर भी लगा और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मुझे ज़्यादा रेलेवेंट भी लगा, तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सेलेक्ट किया। ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें 3-4 ऐसे स्थान बताइए, जगह बताइए जहाँ पर आप मैथ का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकती हैं। सर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बड़ा रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और सर मैथमेटिक्स तो जैसे वर्तमान में डेटा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, तो कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो यही है। हाँ, और कोई मतलब स्कोप जहाँ पर आप? जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रभावी यूज़ कर सकें, और सर हम मैथमेटिक्स में भी हमारी अप्रोच काफ़ी रेशनल होती है, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव करें, तो सर मुझे वो डायरेक्ट यूज किया। डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में क्या भूमिका हो सकती है? सर कैलकुलेशन में कि कितने नंबर लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको कितना राहत सामग्री पहुँचाई जा सकती है, कितनी तेजी से, मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिजिकल रिसोर्सेज हों, उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, 11 में 2 जोड़ना है आपको, जैसे भी जोड़ना वो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। 11 में 2 जोड़ के वैल्यू 1 आनी चाहिए। कोई ऐसी दशा, कंडीशन या सिस्टम जिसमें ये हो सकता? आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। 11 + 2 = 1। चलिए ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ाया आपने? कुछ आपको जो रुचिकर लगा, चूँकि आपने सब्जेक्ट शिफ्ट किया है तो कुछ रुचिकर तो होगा। क्या अच्छा लगा आपको, या पूरा पब्लिक एड अच्छा लगा? सर वैसे तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा लगा, लेकिन थिंकर्स के व्यू जानना, डिफरेंट एरा में किस तरीके से उन्होंने सोचा और किस तरीके से वो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया गया। और सर अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो कैसे हम वर्क कल्चर को सुधार सकते हैं। उसमें कोई थिंकर आपको जो अच्छा लगा हो? सर मुझे वैसे तो सभी थिंकर पसंद थे, क्योंकि सब अपने अपने एरिया में बेस्ट कर रहे थे, लेकिन बिहेवियरलिस्ट जो थिंकर थे चेस्टर बर्नार्ड, मुझे काफ़ी सही लगे। और एमपी फॉलेट की मैं बात करूँ तो अच्छा, मेरी पार्कर फॉलेट, उनके बारे में कहा जाता है कि वो समय से बहुत आगे थी। कैसे, क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उन्होंने बेसिकली वो क्लासिकल जो अप्रोच थी उस समय की थी थिंकर्स, लेकिन उनके जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो व्यवहारिक भी थे। उन्होंने जैसे संगठन को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला था कि वहाँ पे वो जो काम करता है उसको, उसमें सोशल फैक्टर को उन्होंने डाला था एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम, उससे पहले सर वो फैक्टर नहीं डाला गया। अच्छा,
अभी इस बार का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह का वैश्वीकरण की घटनाएं हो रही हैं, वैश्विक परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, उस संदर्भ में देखा जाए तो हमारे प्रशासन में बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो एलपीजी ने और एलपीजी की बाद की घटनाओं ने हमारे प्रशासन को कैसे प्रभावित किया है? सर, जब एलपीजी आया था उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक की 2-3 रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें, जिससे कि 3E की बात की थी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और सर इफेक्टिवनेस को बढ़ावा दें। उसी के लिए सर हमने जो हमारे सीपीयू से जिन पे वर्कलोड एक तरीके से वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे, तो उनमें सुधार की बात की गई थी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की गई थी, और सर सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा प्रभावी बनाने की बात की थी। और उसमें सर मेनली गवर्नमेंट का रोल जो था वो एक तरीके से प्रोवाइडर ना होके, करता ना होके, उसको कैटलिस्ट की तरह कि वो बाकी सबको हेल्प कर सके, उस फॉर्म में लाने की बात की गई थी। और सर आज हम उसकी तरफ शिफ्ट भी कर रहे हैं। आज हम जो सोशल हमारी स्कीम्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जैसे एनजीओ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसमें हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां, जैसे हमने उन चीज़ों को नेगेटिवली जरूर देखा है कि गवर्नमेंट प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की वर्किंग शैली को प्रभावी करें तो वो ज़्यादा, क्योंकि वो सर्विस डिलीवरी पे उनका फोकस ज़्यादा होता है, तो उनका पूरा तरीका यही होता है कि लोगों तक गुणवत्तापूर्ण सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो सर कुछ कार्य उनके हाथ में रहने चाहिए, ये मेरा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सर। तो ज्योति जी, आपने अपने एकेडमिक्स में तो काफ़ी अच्छा किया है, राइट? तो ये बताइए, साइंस बैकग्राउंड से रही हैं आप हमेशा, तो 2023 में इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुई थी, जानती हैं आप? ओके, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके के जो सम्मेलन है, तो इसका भारतीय समाज के ऊपर क्या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आपको दिखता है ऐसा? कोई भी सम्मेलन अगर कहीं होता है तो सर उसमें हमारे रिसर्चर्स शामिल होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। अगर हम साइंस की बात करें तो सर उसमें वो अपने थॉट प्रोसेस को रखते हैं जिससे अवेयरनेस आती है। अगर उसमें जैसे स्कूल्स के बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराया जाता है तो निश्चित रूप से सर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे समाज पे। ओके, तो लोक प्रशासन आपका विषय रहा है। तो भारतीय, अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो हम कौटिल्य से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आप सोचिए कि जिस तरीके की विचारधारा प्राचीन काल में भारत में हमें देखने को मिलती है और पाश्चात्य संस्कृति में हमें वुडरो विल्सन से हम शुरुआत करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो समय का एक अंतराल है, तो इस अंतराल से क्या आप अर्थ निकालती हैं? सर, हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कौटिल्य को माना गया है कि वो पहले लोक प्रशासक थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से हम प्रणेता उनको कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर हमारे पास उनका एक वैसे देखा जाए तो सर लोक प्रशासन की दृष्टिकोण से तो लोक प्रशासन बहुत पुराना नहीं है, उस दृष्टिकोण से बाद का माना गया है। तो सर पहले जो भी था प्रशासन से रिलेटेड वो राजनीति ही था बेसिकली। तो सर इसीलिए उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना, एक लंबा कालखंड जो मध्यकाल का हमारा रहा है सर, उसमें वो प्रगति हमें देखने को नहीं मिली है सब्जेक्ट की फॉर्म में। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कौटिल्य का जो लोक प्रशासन का दृष्टिकोण था वो आज वर्तमान में उसका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं है? सर उनका रेलेवेंस डायरेक्टली है। उन्होंने कहा था कि जो पूरा प्रशासन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो सर आज भी हम देखते हैं कि अर्थ का तो रोल सबसे मुख्य है, चाहे हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या किसी भी देश के अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है सर। उनका रेलेवेंस तो है वर्तमान में। तो अगर अब उनका रेलेवेंस है तो कहीं ना कहीं उनका अध्ययन भी किया जाना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कौन सा आप कह सकते हो कि ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है उनके अनुसार? सर उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत ही बताए थे उस समय। ओके, ठीक। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि
जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको आप और सकारात्मकता की ओर कैसे ले जा सकते हैं एक प्रशासक के रूप में? सर सबसे पहले तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। जी सर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो सर जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको ही प्रभावी तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमें उसमें ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सर हमें सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, और सर ई गवर्नेंस के टूल्स जो भी हमें लागू करने हैं, जिससे कि हम इस स्कोप को ही खत्म कर दें कि करप्शन हो पाए और लोगों की समस्या को हम डायरेक्टली सुने। सर मुझे लगता है कि ये सिटीजन चार्टर क्या होता है? सर सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी सार्वजनिक विभाग या मंत्रालय में भी वो अपना एक उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है उनका कि वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और कितने टाइम पीरियड में कराएंगे, और वो एक लोकल लैंग्वेज में अगर है कहीं पे तो उस तरीके से, और उनकी कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण करना, ये सब उसमें होता है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी देश है, तो क्या ये समाजवाद की जो संकल्पना है भारत की, ये विश्व के अन्य देशों से भिन्न है या उन्हीं के समान है? सर हमने तो एक तरीके से समाजवाद की संकल्पना हमारी लोकतांत्रिक समाजवाद को हमने अपनाया है, और सर हमारी थोड़ी डिफरेंट ही हम कह सकते हैं। हमारी अप्रोच ये है कि हम समाजवाद में सभी का विकास करें और जो भी है सभी को समान अवसर मिले, और जो वंचित वर्ग हैं उन तक, क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यही मुख्य उद्देश्य हमारे समाजवाद का है। उसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि पर्सनल ग्रोथ को रोका जाए या कंपटीशन ना हो, सर वो मिक्सअप है। अच्छा ठीक सर। 4 बार वोट के सामने आप आ चुकी है ना, तो इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते समय स्ट्रेस में थी? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, जब स्ट्रेस में होती है तो तनाव को दूर करने के लिए क्या करती हैं आप? सर ऐसे ही कि मुझे ये मौका मिला है और मुझे अपने आप को अपने पॉजिटिव जो भी मेरा व्यक्तित्व है वो मैं सामने रख सकूँ, उसका मूल्यांकन होगा इससे, ये तो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो सर ये सब सोच के मैं। अच्छा, सामान्य तौर पर भारतीय महिलाओं के तनाव में रहने का एक कारण आपसे पूछूं जो सबसे बड़ा कारण है, तो क्या होगा आपके अनुसार? मुझे लगता है कि सोसाइटल प्रेशर या पैट्रियार्कल जो सोसाइटी का माइंडसेट है, उस तरीके से वो थोड़ा खुलकर सोचना चाहे तो वो उसके लिए प्रेशर क्रिएट तो करता ही है। आपने भी झेला इसको? हाँ सर। आपके अनुसार प्रशासन का सबसे अच्छा मॉडल किसका है? सर इसमें मैं बॉटम अप अप्रोच मॉडल जो है उसको ज़्यादा सही मानती हूँ, क्योंकि लोगों के इनपुट्स हमें मिल पाते हैं कि क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग अगर पॉलिसी मेकिंग होगी तो ज़्यादा सही है। अच्छा, भारतीय प्रशासन का मॉडल किसके विचारों पर आधारित है, मतलब किसके द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है? सर एक तरीके से वैसे तो हमने ब्रिटिश मॉडल को ही अपनाया था, लेकिन अब हम पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में आए हैं, और जो हमारे प्रशासन का मेन उद्देश्य है वो सर्विस डिलीवरी है। तो अब तो हमारा शिफ्ट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है, तो हम अब फिलहाल हम बॉटम अप अप्रोच को अपना रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच के सपोर्टर थे गांधी जी, है ना? अंबेडकर इसका विरोध क्यों करते थे खुल करके? अच्छा, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सुना होगा आपने, किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कब हुआ था यह संशोधन? 1990। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है पंचायती राज? सर इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। किस आर्टिकल में है पंचायत में आरक्षण? 243D। बहुत अच्छा। प्रशासन में जाने के बाद से महिलाओं की स्थिति, खास करके सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए आप 2-3 स्टेप जो उठाएंगी वो बताइए मुझे पॉइंट फॉर्मेट में। सर सबसे पहले PCP-NDT एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी करूँगी, और सर दूसरा जो यूपी की मुखबिर योजना है, उस मुखबिर योजना के तहत उसका भी प्रभावी क्रियान्वयन होगा, जिससे कि डायरेक्ट एक्शन लिया जा सके लोगों को। और सर तीसरा अवेयरनेस और रोल मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा कि देखो महिलाएं अपने क्षेत्र में कितना सही कार्य करती हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बागपत से हो, बागपत के चारों ओर कौन कौन से ज़िले हैं?
सर बागपत के मेरठ है, गाजियाबाद है, शामली है और ये अभी आपने बताया कि बागपत का सेक्स रेशियो कम है, तो क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बागपत का सेक्स रेशियो कम है? सर यही कारण है कि सब मतलब लड़कियों के लिए जो भी जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी कारक हैं वो सभी जो जनरल कारक हैं उसमें उत्तर प्रदेश का भी है। उसमें सर बेटों को ज़्यादा महत्व देना और उसमें भी जैसे होता है ना कि धार्मिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें भी एक कारक और बताया हो, आर्थिक कारक। आप आर्थिक कारक में अगर आप देखो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे अधिक विकसित भाग है और पूर्वी उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे पिछड़ा भागों में से एक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो अधिक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो कम है, तो फिर आर्थिक स्थिति यहाँ पर क्या है? एजुकेशन इसका मेन फैक्टर है। महिलाओं की एजुकेशन 59% है बागपत में, तो ये मेन फैक्टर है। तो इसी तरीके से उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी उनका पार्टिसिपेशन है, एग्रीकल्चर को छोड़ के। ठीक। अच्छा, आप डीएवी कॉलेज से पढ़े हो, तो डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? चलिए आप ये बताइए, मेरठ, इसमें आपका जो कमिश्नरेट है वो मेरठ की बात कर रहा है, तो बताइए मेरठ इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति थी उसके लिए। क्या हुआ था वहाँ पे मेरठ में? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली तक लोग आए थे लड़ने को। अच्छा, अभी बड़ा चर्चा में रहा भूकंप, सुने होंगे आप, तुर्की से लेके भारत तक भूकंप ही भूकंप था, तो उत्तर प्रदेश जो है वो किस भूकंपी जोन में आता है? सर शायद भूकंप जोन 3 में आता है। भूकंप जोन 3 में आता है। कुछ क्षेत्र उसके। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए सर। मान लीजिए आप एसडीएम बन गए और 4-5 ऐसे हमें उपाय बताइए कि आपको अपने क्षेत्र में, मेरठ हो गया, बागपत हो गया और आसपास के क्षेत्रों में, उन बच्चियों को आप आगे लाएंगे जो आप ही की तरह की समस्याएं झेल रही हैं। कैसे लाएंगे आप? आपको लाना है। हाँ सर, मैं वैसे थोड़ा मैंने जैसे मैं पढ़ती थी तब भी मैं कोशिश करती थी कि मेरे आसपास जो भी लड़कियां हैं अगर उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मेरा मैथमेटिक्स रहा है, तो उन्हें अगर कोई समस्या है तो मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं। तो सर वहाँ से मैंने शुरुआत की थी और सर अभी भी कोई भी जो मेरे आस पड़ोस की लड़कियां हैं वो उन्हें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं। सर एज एन एसडीएम तो मेरा कार्य क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसमें सर मैंने यही महसूस किया है कि फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी महिला के लिए। तो सर पेरेंट्स को अगर हम ये समझा सकें कि उनकी बेटियां अच्छा कर सकती हैं, तो सर इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मिशन है या मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत ये सब मैं कोशिश करूँगी इनका प्रभावी क्रियान्वयन। सर सिक्योरिटी मेन इशू है, तो अगर हम महिलाओं की सिक्योरिटी को इंश्योर कर दें तो पेरेंट्स काफ़ी हद तक मुझे लगता है सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं।